स्वागत है आप सभी का एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। तो गुजरात का गुमान यानी कि बीजेपी को जिस तरह से गुजरात का गुमान है वो सच होता नजर आ रहा है और अप्रत्याशित रिजल्ट सामने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने पहले ही कहा था, भूपेंद्र पटेल के नाम पर उन्होंने पूरा चुनाव लड़ा था और उन्होंने ये कहा था कि वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग रिजल्ट्स लेकर आने वाले हैं। और बड़ी खबर गुजरात से इस वक्त पार्टी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। गुजरात में बढ़त बनाए हुए हैं बीजेपी। 12 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा। बीजेपी ने गुजरात में एक अप्रतिम प्रदर्शन करके दिखाया है। सीएम भूपेंद्र पटेल दूसरी बार शपथ लेंगे। बीजेपी ने अपने सीएम फेस का ऐलान पहले ही कर दिया था। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह यहां मौजूद रहेंगे और 12 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा। गुजरात में बीजेपी की बड़ी जीत हुई है। जिस तरह से पहले से ही तमाम एग्जिट पोल्स भी दिखा रहे थे कि बीजेपी गुजरात में फिर से वापसी करेगी। देखिए 27 साल से बीजेपी गुजरात में काबिज है और ये 27 साल अब 32 में बदलने जा रहे हैं और ये 32 साल बेहद अहम रहने वाले हैं। और आज जो ये मैंडेट आया है ये 2024 के लिए भी काफी निर्णायक रहेगा, क्योंकि गुजरात से एक ये पूरा मैसेज जा रहा है भारत में कि देखिए किस तरह से बीजेपी एक के बाद एक गुजरात में जीत दर्ज कर रही है। और गुजरात मॉडल के नाम पर जिस तरह से लगातार प्रधानमंत्री मोदी बात करते रहे हैं, गुजरात मॉडल जिसको लेकर देश भर में चर्चाएं होती रही हैं और इसी का दम भरकर केंद्र में पहुंची थी बीजेपी सरकार, आज उसी गुजरात में एक बार फिर बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। एग्जिट पोल्स बता रहे थे कि किस तरह से गुजरात में बीजेपी की वापसी होगी, लेकिन इस कदर वापसी इस तरह के आंकड़े एग्जिट पोल्स में भी नहीं नजर आए थे। और ये जो आंकड़े हैं ये बेहद खुशी वाले आंकड़े हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं में इस वक्त खुशी की लहर देखी जा रही है। शपथ ग्रहण का तारीख भी तय हो गई है। 12 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह हो रखा गया है। गुजरात में बीजेपी बड़ी जीत हासिल कर चुकी है और करीब 150 के आंकड़े को सुबह ही पार कर चुकी थी। और उसके बाद अब कोई शक, कोई शुबा नहीं रहा है कि गुजरात में बीजेपी ने इतिहास रच दिया है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने खुद ये कहा था कि भूपेंद्र पटेल जो है सीएम इस बार अप्रतिम रिजल्ट्स लेकर आएंगे, जो परिणाम है वो अभूतपूर्व होंगे और वही हुआ है। बीजेपी ने गुजरात में 150 से कहीं ज्यादा सीटें हासिल कर ली है, यानी गुजरात में क्लीन स्वीप किया है बीजेपी ने। कहा जा रहा था कि गुजरात में फिर से वापसी बीजेपी की ही होगी, लेकिन शायद बीजेपी को भी अंदाजा नहीं होगा कि इस वक्त के हम आंकड़े बताएं तो गुजरात में कहीं ना कहीं बीजेपी 159 तक पहुंच रही है और शायद बीजेपी को भी ये अनुमान नहीं होगा कि 59 तक पहुंच जाएगी। अब देखिए यहाँ पर चिंता की बात कांग्रेस के लिए है, क्योंकि कांग्रेस महज 16 सीटों पर फिलहाल सिमटती हुई नजर आ रही है और ये एक अलार्मिंग साइन है कि गुजरात में एक बार फिर आप कमजोर होते हुए नजर आ रहे हैं। जो कांग्रेस पार्टी लगातार दम भर रही थी कि हम डोर टू डोर जाकर प्रचार कर रहे हैं, हम लोगों के बीच जा रहे हैं, वो कहीं दिख नहीं रहा है। अगर ऐसा प्रचार हो रहा था, अगर वाकई ग्राउंड लेवल पर कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेता काम कर रहे थे, तो फिर वो काम कारगर नहीं साबित हुआ है कि क्योंकि वो आंकड़ों में तब्दील नहीं हुआ है। और अगर आंकड़ों में वो तब्दील नहीं हो रहा है तो कांग्रेस को एक बार फिर सोचने की जरूरत है कि आखिर दिक्कत कहाँ है। वहीं दूसरी तरफ हिमाचल की अगर हम बात कर ले तो हिमाचल में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के जो तमाम नए विधायक हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि तमाम नए विधायकों को रायपुर ले जाया जा रहा है और वहां पर हॉर्स ट्रेडिंग की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। इसको लेकर कांग्रेस बेहद सतर्क है। हालांकि हिमाचल के रिजल्ट्स को देखकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में खुशी की लहर देखी जा सकती है। अपडेट्स हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए पल पल बदलते हुए आंकड़े। हालांकि ये जीत तो सुनिश्चित हो चुकी है कि गुजरात में बीजेपी ने फतह कर लिया है और हिमाचल में कांग्रेस ने फतह हासिल कर ली है, लेकिन पल पल आंकड़े भी बदलते जा रहे हैं। इस वक्त बीजेपी 156 पर है गुजरात में और कांग्रेस 17 पे पहुंच गई है।
आम आदमी पार्टी 5 पर और जो अन्य दल है वो 4 पर नजर आ रहे हैं, जो निर्दलीय है या फिर अन्य किसी पार्टी से संबंध रखते हैं। वहीं हिमाचल की अगर हम बात करें तो बीजेपी 26 पर है और कांग्रेस 39 पर फिलहाल नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुला है, लेकिन अन्य जो है, जो निर्दलीय है, वो 3 पर काबिज होते नजर आ रहे हैं। और ये जो तमाम आंकड़े हैं ये इस ओर इशारा कर रहे हैं कि गुजरात में बहुत बड़ी जीत बीजेपी को हासिल हुई है। और चलिए अब उत्तर प्रदेश की भी बात कर लेते हैं, जहां उपचुनाव हो रहे हैं। आज यहाँ पर भी काउंटिंग हो रही है। मैनपुरी की बात करें तो मैनपुरी सपा के लिए आखिर खास क्यों है? मैनपुरी सीट से यादव परिवार का खास जुड़ाव रहा है। 96 में यहाँ मोदी यहाँ पर मुलायम सिंह यादव आए थे, उसके बाद से लगातार ये सीट समाजवादी पार्टी के पास है। 2 दशकों से ज्यादा मैनपुरी में समाजवादी पार्टी या फिर यादव परिवार का कुर्सी पर कब्जा रहा है। साल 2004, 2009, 2019 में यही से यहाँ से जीत दर्ज की थी। साल 2014 में चुनाव में तेज प्रताप यादव मैनपुरी से सांसद बने थे और इस सीट पर मुलायम सिंह यादव के अलावा सपा के नेता भी जीतते रहे हैं। मैनपुरी सीट पर समाजवादी पार्टी का जोरदार बोलबाला है और तमाम जनता से भी अगर आप वहां जाकर बात करें तो वो कहते हैं कि यहाँ पर काम किया गया है और समाजवादी पार्टी ने काम किया है, नेताजी ने काम किया है। मैनपुरी सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है और लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी का ये गढ़ रही है, ये मैनपुरी लोकसभा सीट। जगह आज काउंटिंग जारी है। देखिए तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हिमाचल और गुजरात में पिछले चुनावों में 2017 में क्या तस्वीर थी वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी 99 पर, कांग्रेस 77 पर थी 2017 के चुनाव में और उस वक्त 4 ऐसे गढ़ थे जिन्होंने बीजेपी की इज्जत रखी थी, क्योंकि उस वक्त बीजेपी को गुजरात निकालना मुश्किल हो गया था। लेकिन उसके बाद बड़ोदरा, सूरत और अहमदाबाद और राजकोट, ये 4 सीटों की अगर बात करें तो इन 4 सीटों पे जब बीजेपी को बढ़त मिली, जब बीजेपी ने इन 4 जगहों पर सीटें जीती, उसके बाद 99 का आंकड़ा छू पाई थी और कांग्रेस उस वक्त यहाँ पर 77 सीटों पर थी। लेकिन इस बार कांग्रेस और पिछड़ती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के लिए चिंता की बात है क्योंकि अभी तक कांग्रेस सिर्फ 16 सीटों पर नजर आ रही है और अगर इसी तरह से चलता रहा तो कांग्रेस को वाकई एक बार फिर मंथन करने की जरूरत है कि कांग्रेस जिस डोर टू डोर प्रचार की बात कर रही थी, कांग्रेस जिस भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रही थी, क्या वो वाकई काम कर रहा है? हालांकि देखिए लगातार ये कहा जा रहा था कि लो प्रोफाइल प्रचार यहाँ पर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी तमाम बड़े नेता यहाँ पर पहुंच रहे थे। मल्लिकार्जुन खड़गे भी यहाँ पर पहुंचे थे, तमाम कांग्रेस के बड़े नेता यहाँ पर पहुंच रहे थे। 2 दिन के लिए राहुल गांधी भी गुजरात में आए थे, चुनाव प्रचार उन्होंने किया था। लेकिन इस बार सिर्फ 16 सीटों पर कांग्रेस अभी तक आगे नजर आ रही है, ये बहुत सोचने वाली बात है। वहीं बीजेपी ने इस बार जो काम करके दिखाया है, बीजेपी 157 के आंकड़े को छूती हुई इस वक्त नजर आ रही है और ऐसे में आप समझ सकते हैं। देखिए कहीं ना कहीं सुगबुगाहट जो है नरेंद्र मोदी जी की तरफ से भी शुरू हुई थी, क्योंकि प्रधानमंत्री की तरफ से एक बयान आया था कि कांग्रेस से सतर्क रहने की जरूरत है तमाम कार्यकर्ताओं को। कांग्रेस बूथ लेवल पर जाकर काम कर रही है, घर घर जाकर काम कर रही है, गाँवों में लोगों से संपर्क साध रही है। कांग्रेस अपनी पुरानी स्ट्रैटेजी अपना रही है और शायद यही वजह थी कि इसको 2 तरह से देखा जा रहा था कि एक, क्या वाकई कांग्रेस एक बार फिर अपनी जड़ों को तलाशने की कोशिश कर रही है, और दूसरा ये भी माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं में
को के लिए एक बूस्टर का काम करेगा ये बयान। और उसके बाद से हमने देखा कि आज जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं ये अप्रतिम है। शायद बीजेपी के तमाम नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने इतने इस तरह के फिगर की, देखिए 182 सीटों में से अगर आप 155 से ऊपर सीटें ला रहे हैं, 155 से 160 के बीच में आप आंकड़ा छू रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर चली है, किस तरह से सीएम भूपेंद्र पटेल के चेहरे के ऊपर लोगों ने वोट किया है। क्योंकि वहां पर ये पहले ही कह दिया गया था कि भूपेंद्र पटेल के चेहरे के साथ ही सरकार बनाई जाएगी। अब गुजरात में पिछले चुनावों में बीजेपी ने सरकार बनाई थी, लेकिन उस वक्त सिर्फ 99 सीट से संतोष करना पड़ा था, जबकि कांग्रेस को 77 सीट मिली थी। तो इस बार ये भी संभावना जताई जा रही थी कि आम आदमी पार्टी किसी भी पार्टी, या तो कांग्रेस या भाजपा का राजनीतिक गणित बिगाड़ सकती है। और देखिए आम आदमी पार्टी को कुछ खास सीटें अभी तक मिलती हुई यहाँ नजर नहीं आ रही हैं, लेकिन 4 से 5 सीटें उनकी नजर आ रही हैं। और ये 5 सीटें आम आदमी पार्टी के लिए बेहद अहम होती जा रही है, क्योंकि ऐसा नजर आ रहा है कि आम आदमी पार्टी को करीब 6% का वोट मिल गया है। तो ये 5 सीटें आम आदमी पार्टी के लिए बहुत अहम है, क्योंकि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनने की राह पर निकल पड़ी है। अब जो परसेंटेज ऑफ वोट है उसके बाद ये निर्णय होगा कि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है कि नहीं। क्योंकि आम आदमी पार्टी की 2 राज्यों में सरकार है, इसके अलावा गोवा में भी 6% वोट मिला था, और अब गुजरात में भी 6% वोट कम से कम मिल ही चुका है। और इसके बाद वो चुनाव आयोग में अप्लाई करेंगे और साफ हो जाएगा कि अब देश में 7 राष्ट्रीय पार्टी है। चलिए एक बार फिर बात गुजरात की हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर तमाम जो विश्लेषक हैं वो यही कहते हैं, जो राजनीतिक स्टाइल यहाँ का है उसके बारे में अगर बात करी जाए, तो जो पार्टी जीतना चाहती है उसके लिए ये स्वाभाविक है कि वो यहाँ पर ज़्यादा प्रचार करे। यानी कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, बड़े बड़े रोड शो निकाले, अमित शाह वहाँ पर पहुंचे, रक्षा मंत्री यहाँ पर पहुंचे, तो बड़े प्रचार यहाँ पर जो करेगा उसका इम्पैक्ट काफ़ी नज़र आता है। यहाँ मुख्यमंत्री बदल दिया गया, लेकिन नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है। देखिए लगातार यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे की बात होती है। एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी करी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने 100 सिर वाला और रावण वाला बयान दिया, उसके बाद में ये माना जाने लगा कि ये बयान कहीं ना कहीं बैकफायर कर गया है, क्योंकि इसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर एक भावनात्मक अपील की थी और कहा था कि गुजरात का बेटा हूं, और तमाम इस तरह के बयान दिए गए थे। भाई बात हम गुजरात तो वहीं अगर हम बात मैनपुरी की कर ले, तो देखिए उत्तर प्रदेश में 2 अहम सीटों पर यहाँ चुनाव हो रहा है, और इन 2 अहम सीटों की अगर हम बात करें तो मैनपुरी यहाँ पर सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। साथ ही साथ रामपुर भी समाजवादी पार्टी के साख का सवाल था, और मैनपुरी में डिम्पल यादव सीट निकालती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ पर पूरी तरह से नजर आ रहा है कि किस तरह से, चाहे वो एक मार्मिक अपील की वजह को आप वजह मान ले या फिर नेताजी के प्रभाव को वजह मान ले, लेकिन मैनपुरी की जनता ने यह कह दिया है कि वहाँ सपा का ही जोर चलेगा। इस वक्त मेरे साथ अनिल झा साहब जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी नेता है, उनसे हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है FM न्यूज़ पर आपका झा साहब। जी धन्यवाद आपको। झा साहब कैसा लग रहा है अब मैनपुरी की जनता ने जो प्यार आपको दिया है, जो आशीर्वाद समाजवादी पार्टी को मिला है, जो भरोसा यादव परिवार पर दिखाया है, क्या कहेंगे उस पर? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आपका, आपके सभी दर्शकों का और मैनपुरी के जनता जनार्दन का धन्यवाद। उन्होंने जिस तरह से अपना प्यार, आशीर्वाद समाजवादी पार्टी और एक तरह से श्रद्धांजलि आदरणीय नेताजी को अर्पित करी है, वो वाकई में काबिल के पात्र हैं। वो इस बात को समझते हैं कि इस देश में, इस प्रदेश में शासन का मतलब सत्ता नहीं होता है। शासन का मतलब, शासन चलाने का मतलब सिर्फ चुनाव जीतना नहीं होता है। चुनाव जीत के जब आप सरकार बनाते हैं तो आपको उस जनता के से जिसके आप तमाम तरह के वादा करके आते हैं, सपने दिखा के आते हैं, उनको आपको पूरा करना होता है। और इस सरकार में, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, आप देख रही हैं कि धरातल पे कुछ नहीं है। आज ये स्तर हो गया है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो विश्व गुरु अपने आप को मानते हैं, अब विश्व के सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, और वो है भी, वाकई में है भी, जिस हिसाब से उनकी
बोलचाल, जिस हिसाब से उनकी भाषा, जिस हिसाब से उनकी रैलियां, जिस हिसाब से उनके कपड़े और मॉडल के स्टाइल में वो चलते हैं, हाँ। वो सब के सब इस स्तर पे अब आ गया है कि 8 साल के काम के बारे में पे वो वोट नहीं मांगते हैं। वो जब भी गुजरात जाते हैं तो गुजरात में गुजराती के नाम पे वोट मांगते हैं, हिमाचल में हिमाचली के नाम पे वोट मांगते हैं। तो वो कभी गुजरात में भी मांगते हैं वल्लभ भाई पटेल के नाम पे वोट, और वहीं जाके तो इस तरह की जो चीजें हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, वो विश्व के सबसे बड़े नेता है, हमारे देश के सबसे बड़े सम्मानीय नेता है। लेकिन आज स्थिति क्या आ गई है कि चाहे वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव हो, चाहे विधानसभा की हो, लोकसभा की हो या उपचुनाव हो, उनको आके चुनाव प्रचार करना पड़ता है और उसके बाद जाके मार्मिक अपील। मैं ये समझता हूँ कि जब हम राजनीति में हैं और सत्ता में है पिछले 8 साल से, तो हम काम अगर इतने ज्यादा किए तो हमको मार्मिक अपील करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और जब इतने अच्छे प्रधानमंत्री आप हैं तो आप मार्मिक अपील तो अखिलेश यादव और डिम्पल यादव ने भी की थी। देखिए, अखिलेश यादव जी या डिम्पल यादव जी विपक्ष में, अखिलेश यादव जी आज अगर मुख्यमंत्री होते प्रदेश के, और उसके बाद सारा कामकाज छोड़ के अगर वो मैनपुरी के चुनाव में इन्वॉल्व हो जाते, तो उनके लिए भी वही बातें होती जो आज मैं प्रधानमंत्री के लिए कह रहा हूँ। सर, आप सवाल ये है, देखिए, आप जो मार्मिक अपील की बात कर रहे हैं, मैं उस पर आपका ध्यान लाना चाहूंगी जी। आप जिस मार्मिक अपील की बात कर रहे हैं, मैं उसी मार्मिक अपील की बात कर रही हूँ कि मार्मिक अपील तो समाजवादी पार्टी ने भी की थी इस बार। नहीं, मार्मिक अपील समाज करी कि भाई आदरणीय नेताजी जो मैनपुरी को इतना सारा विकास दिया, नाम दिया, जिस समाज से, जिस ओबीसी समाज से वो आते थे, उस समाज को बोलने मतलब क्या नहीं दिया उन्होंने। एक तरह समाजवाद का झंडा लहराने वाले समाजवादी नेता आज उनके चाहे किसी भी दल में नेता हो, आज या तो उनके शिष्य या उनके सिखाए हुए रास्ते पे चल रहे हैं, तो उनका एक श्रद्धांजलि, आप उसको भावनात्मक नहीं कह सकते हैं। और श्रद्धांजलि जाहिर सी बात है, जब हमारे समाज में कोई भी गणमान्य व्यक्ति का निधन होता है तो हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, खास करके उन लोगों को जो देश के रक्षा मंत्री रह चुके हो, प्रदेश में कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हो, और जिनकी इतना बड़ा इतिहास रहा हो। तो उसके लिए मार्मिक अपील ना करके हम लोगों ने श्रद्धांजलि की बात करी थी कि मैनपुरी की जनता सच्चे अगर समाजवादी है और सच्चे समाजवादी नेता आदरणीय झा साहब, रामपुर की सीट पर आप क्या कहेंगे? रामपुर की सीट भी देखिए समाजवादी पार्टी का रामपुर की सीट देखिए, रामपुर के चुनाव से पहले ही समाजवादी पार्टी और आजम खान जी जीत गए थे। आसिम रजा जो थे, वो तो सरकार वर्सेस समाजवादी पार्टी की चुनाव चल रही है। वो तो मुख्यमंत्री वर्सेस सरकार, प्रधानमंत्री वर्सेस। बात देखिए ना, अभी 2 घंटे पहले मैं आप ही के चैनल को सुन रहा था, भारत समाचार को सुन रहा था कि 2 घंटे पहले 7,000 वोट से जब आसिम रजा आ गए थे तो चुनाव की गणना तो चल रही थी, लेकिन चैनलों को खबर देना बंद हो गया था। और मुझे कोई मतलब अगर भगवान ने अगर कोई ऐसा किया तभी, नहीं तो मुझे कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि सरकारी तंत्र कोई वहां पे समाजवादी पार्टी प्रत्याशी को हराने में कोई कोई कसर छोड़ रहे होंगे। तो सच्चाई तो ये है, ठीक है, लाठी के दम पे आप जीत रहे हैं, आप बौखलाहट में, आप पता नहीं क्यों आपको आजम खान से इतनी दिक्कत है, आपको समाजवादी पार्टी, अरे आप सरकार तो नहीं जा रही है आपकी एक सीट से, फिर भी इतनी प्रतिष्ठा लगाए, तो ये प्रतिष्ठा जो है वो पब्लिक, देखिए पब्लिक है, सब जानती है। आप लोग झा साहब, ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? जब हम मैनपुरी की बात करते हैं तब तो आप नहीं कहते कि वहाँ पर कुछ घालमेल हुआ, जिस सीट पर आप हार गए हैं। मैडम, मैं कहाँ कह रहा हूँ वहाँ घालमेल नहीं हुआ? वहाँ हमारे कार्यकर्ताओं को, वोटरों को मार के हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया, थाने में उठा के बंद कर दिया गया, वोटर को वोट गिराने नहीं दिया गया, दौड़ाया गया। आप बताइए कि कौन सा ऐसा चुनाव है कि अगर आपके वोटर लिस्ट में नाम हो तो आधार कार्ड से आप वोट नहीं दे सकते हैं? आप देखिए ना, मैं कहाँ की बात करूं, वही हाल जो रामपुर का है वही हाल मैनपुरी में करने को, लेकिन मैनपुरी में इसलिए उतना नहीं कर पाए कि मैनपुरी में पूरे देश का समाजवादी झा साहब, इस पर थोड़ा सोच समझकर मुझे जवाब दीजिएगा। अगर मैनपुरी में ये हुआ, क्योंकि अखिलेश यादव और डिम्पल यादव ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक कर डाली थी कि हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है, वोट नहीं देने दिया जा रहा है, तो झा साहब जरा सोच के बताइएगा, इतना भारी मैंडेट आपको मिला है, इतनी बड़ी जीत मिली है, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या जनता वोट कर रही है? इतनी बड़ी जीत, मैंने कहा ना, ये तो जनता ने, जब आप सरकार में रह के कहते हो कि कोई भी यादव पुलिस वालों को ड्यूटी मत लगाओ, तो वो यादव जो भाजपा के समर्थक थे शायद वो भी समाजवादी पार्टी को वोट दिए हैं। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, और देना भी चाहिए। जब आप इतने बौखलाहट में हो जाते हो कि जब आपको जाति से नफरत हो जाती है, व्यक्ति से नफरत हो जाती है, अरे पार्टी से नफरत तो ठीक है, हम समाजवादी पार्टी के लोग हैं, अगर इतनी भारी जीत के बाद भी आप ये कह रहे हैं कि अलग अलग आपकी विचारधारा अलग है, लेकिन जब आप व्यक्ति से नफरत करने लगते हैं, आप
जब आप किसी पर्टिकुलर जाति से नफरत करके आप ये कहते हो कि कोई भी यादव की ड्यूटी नहीं लगेगी, ये गलत तो बात है, यादव समाज का बेल्ट है वो, जो लोकसभा में लोकसभा में भी और विधानसभा में भी हमेशा खड़ा रहा समाजवादी पार्टी और नेताजी के परिवार के साथ में। तो वो कहा, वो तो, और उनको तो इसलिए हम लोगों को कहना पड़ा ना कि जो चीजें चल रही थी, अगर हमारे माध्यम में क्या था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो भी कुछ चैनल, आप जैसे चैनल के लोग, बाकी जो बड़े बड़े चैनल के लोग हमारी बातें दिखाते कहाँ है वो, तो जिन्होंने भी उस बात को दिखाया उसका प्रभाव जनता के बीच में पड़ा और जनता ने फिर गुस्से में आके इतना बटन दबाया समाजवादी साइकिल का कि आज देखिए भारतीय जनता पार्टी के सारे तीरमा देश के, प्रदेश के, अलग अलग प्रदेश के मुख्यमंत्री, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री, प्रदेश के 3-3 मुख्यमंत्री, तो संघ, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और मीडिया और साथ में चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई, ये सारे लोग मिलके नहीं हरा पाए। ये जनता की ताकत है और इसीलिए कहा जाता है कि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है। ये आदमी को समझना चाहिए, खास करके राजनीति करने वाले लोगों को। हाँ, लेकिन झा साहब, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं ये नाइंसाफी है कि आप जहाँ जीत रहे हैं वहाँ आप कह रहे हैं कि नहीं, वहाँ तो हमें जनता का समर्थन मिला है, जहाँ देखिए, अगर मैं बात जीत और हार की नहीं है मैडम, बात ये है कि अच्छा आप बताइए, मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? चुनाव से पहले जो हो रहा था रामपुर में, मैनपुरी में या खतौली में, ये कोई छुपी हुई बात है? चुनाव के दिन जो हुआ है, चुनाव से 24 घंटे पहले जो हुआ है, वो क्या छुपा हुआ है? हम तो उस बिना पे कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम वहाँ जीत रहे हैं तो इसलिए कह रहे हैं वहाँ हार रहे। हम जहाँ जीत रहे हैं वहाँ भी कह रहे हैं, जहाँ हार रहे हैं वहाँ भी कह रहे हैं। अगर हम वहाँ जीते हैं इन सब के बावजूद, इतने सारे लोकतंत्र के बावजूद, इतने सारे लाठी तंत्र के, पुलिस तंत्र के, प्रशासन तंत्र के, चुनाव आयोग तंत्र के, ईडी सीबीआई तंत्र के बावजूद अगर जीते हैं, तो मैंने कहा ना, ये जनता की जीत है। जनता ने इतना उड़ेल दिया कि ये सारे तंत्र फेल हो गए और जहाँ पे 33% लोगों को वोट नहीं डालने दिया, तो वो वहाँ तो वोट प्रतिशत जहाँ कम हुआ, वोट तो कम आएगा ही आएगा। अब उसमें भी अब प्रशासन लग गया, डीएम को आदेश हो गया कि भाई ये सीट को तुम्हें जिता के देना है। तो मैं ये नहीं कह रहा मैं वहाँ हार रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि हम तो चुनाव से डिक्लेयर जब हुआ था, जब आजम खान जी की सीट को अवैध घोषित किया गया था, उसी समय हम लोग जीत गए थे। कैसे अवैध घोषित किया गया ये आप भी जानती हैं। ठीक है झा साहब, केपी सिंह साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आजम खान जी से योगी आदित्यनाथ जी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, झा साहब केपी सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनको भी हम चर्चा में शामिल कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है केपी सिंह जी आपका एफएम न्यूज पर। जी नमस्कार। सर, अभी मेरे साथ अनिल झा साहब जुड़े हुए हैं जो कि समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और दरअसल मेरी उनसे बात ये चल रही थी, मैनपुरी की सीट पर जो जीत मिली है उसके बावजूद वो ये कह रहे हैं कि देखिए हमारे कार्यकर्ताओं को पीटा गया था। और इस पर आपको याद होगा अखिलेश यादव जी और डिम्पल यादव जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस तक कर डाली थी उस दिन। और उसके बाद में रामपुर में वो कह रहे हैं मैनपुरी में तो हमें जीत हासिल हुई, जनता का प्यार था, रामपुर में हम हार गए क्योंकि पक्षपात किया जा रहा था, काउंटिंग के दौरान भी खबरें बाहर आनी बंद हो गई थी। क्या आपको लगता है सर इस तरह से हो सकता है? नहीं, अगर आप मैनपुरी में आपके कार्यकर्ताओं के साथ पिटाई हो रही थी तो और उसके बावजूद आप इतने भारी मत से जीते हैं, इतनी जबरदस्त जीत आपको मिली है, तो क्या बीजेपी को कोई वोट ही नहीं कर रहा था मैनपुरी में? नहीं, मैनपुरी में ये हुआ कि बीजेपी ने जितना ज्यादा जोर लगाया और जो कुछ काम किए गए चुनाव जीतने के लिए, हर कीमत पे चुनाव जीतने के लिए, उनका उल्टा असर हुआ। जैसे आपने जब शिवपाल सिंह जी को Z+ सुरक्षा दी थी तो उसका कोई औचित्य नहीं था, आपने केवल शिवपाल सिंह जी के इस्तेमाल करने के लिए अपनी हैसियत का दुरुपयोग करके दी थी। और जैसे ही वो सक्रिय हुए डिम्पल यादव के चुनाव में, आपने Z+ सुरक्षा वापस लेने की घोषणा कर दी। इन सारी चीजों का बड़ा नेगेटिव असर हुआ। वहाँ के लोगों ने प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया और मुलायम सिंह जी के साथ में लोगों की संवेदनाएं जुड़ी हुई थी। तो पहले से जाहिर था इतना एक सत्तारूढ़ पार्टी को एक उपचुनाव को इतना प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिए जितना बीजेपी ने बनाया और उसके उल्टे नतीजे बीजेपी को भोगने पड़े। हाँ, लेकिन सर मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि मैनपुरी में जनता का प्यार मिला और रामपुर में हमारे साथ गलत किया गया, हम खबरें बाहर नहीं आने दी गई काउंटिंग के दौरान और वोट नहीं डालने दिया जा रहा था, क्या ये पॉसिबल है? जहां आप जीत रहे हैं वहां तो कह रहे हैं जनता का प्यार है, जहां आप हार गए वहां अपनी कमी क्यों नहीं आप स्वीकारते? नहीं, वो भी हार आसानी से नहीं स्वीकार करते। लेकिन ये जरूर होता है कि जैसे बिहार में एक चुनाव ऐसा भी था मधेपुरा का, जहां लालू प्रसाद यादव खुल रहे थे, उनकी सरकार थी, उन्होंने बहुत बेईमानी कराई थी।
और वो मधु प्रसाद के मरे प्रयोग के चुनाव के लिए शरद यादव धरने पे बैठ गए थे। शरद यादव उनके खिलाफ उम्मीदवार थे। हाँ। लेकिन जब चुनाव नतीजे आए तो लालू प्रसाद यादव इतनी धांधली के बावजूद भी चुनाव हार गए और वो जीत गए थे। तो लोकल लोगों का, जनता का सपोर्ट कैसा है, लोकल मतदाता कहाँ जा रहे हैं, उनका रुझान क्या है, इस पर चुनाव निर्भर करता है। चुनाव बाहरी हस्तक्षेप तो लगता है, वरना रामपुर में इतनी कम वोट ऑफ परसेंटेज रहने का कोई सवाल ही नहीं था। तो सरकार ने अपना उतावलापन तो दिखाया, वो उनके हाँ। कुछ आरोपों में कुछ दम है, लेकिन ये था कि वहाँ माहौल पहले दिन से ही समाजवादी पार्टी के पक्ष में एक तरफा बना हुआ था। तो इस एक तरफा माहौल की वजह क्या थी सर? हाँ, ये एक तरफा माहौल की नहीं, एक तरफा मुलायम सिंह के प्रति लोगों की संवेदनाएं जुड़ी हुई थी। हाँ। पूरा परिवार एकजुट हो गया। हाँ। और जिस ढंग से उन्होंने कैंपेन किया, एक लोगों से संवाद किया, उनका पुराना वो रिश्ता था, वहां से पहले से जुड़े हुए थे। अच्छा, रघुराज सिंह साकी के भी मिलने वाले वो लोग थे, वो पहले समाजवादी पार्टी में रहे थे, जो समाजवादी पार्टी से बहुत गहराई के साथ जुड़े हुए थे। हाँ। तो उनके मिलने का कोई असर नहीं हुआ। बाकी हाँ। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगाई, मंत्री और विधायक बाहर के भेजे, तो बाहर के भेजे वो लोकल मतदाताओं को कैसे प्रभावित कर लेंगे? लोकल उनको सपोर्ट नहीं मिला, तो सारा जो श्रम था वो बेकार चला गया। हाँ। और रामपुर में क्या वजह रही सर? रामपुर की वजह ये रही कि रामपुर में 80% मुस्लिम आबादी है। हाँ। और वहाँ पे चाहे मतलब यानी हिंदुस्तान में तो एक माहौल तो जातिगत है ही कि जिस जाति का, जिस संप्रदाय के आदमी अपने आप को पीड़ित के रूप में पेश कर ले, उसकी सहानुभूति उसके अपने उस नेता के प्रति हो जाती है। हाँ। तो वो मुसलमानों की सहानुभूति एक तरफा आजम खां के प्रति हो गई थी। आजम खां के साथ जो कार्रवाइयां हुई वो गलत थी या सही थी, ये सवाल अलग है। हाँ। लेकिन उनके साथ में सहानुभूति जुड़ गई, मुसलमानों ने आप प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया। हाँ। तो मुस्लिम वोटिंग का एक तरफा वोटिंग समाजवादी पार्टी के पक्ष में हुई। हाँ। आजम खां के कारण, व्यक्तिगत कारण से। हाँ। जी। लेकिन आजम यहाँ पर जीत तो काबिज नहीं कर पाई ना, समाजवादी पार्टी को जीत तो नहीं मिल पाई। हाँ, जीत नहीं मिल पाई। अब मुद्दा बहुत जो शुरू में उन्होंने मैडम जीत 6-7 वोट से आगे थे, जीते हुए थे। जितने आसिम रजा 7,000 वोट से आगे थे। जब डीएम ने अंदर घुस के मीडिया को ब्रीफ करना बंद कर दिया गया, डेटा देना बंद कर दिया, और अचानक आप कहते हो कि हम जीत गए, तो ये तो सब आप भी जानते हो। आप सवाल जरूर पूछ रही हो, बट आपकी भी अंतरात्मा ये कह रही होगी कि रामपुर में धांधली हुआ। धांधली खाली आज नहीं हुआ, धांधली चुनाव नामांकन, चुनाव निरस्त करना भी धांधली था। निरस्त करने के बाद से चुनाव प्रचार, नामांकन, ऐसा कोई दिन नहीं था जहाँ पे आप बताइए ना कि आप चुनाव से 2 दिन पहले आजम खां पे मुकदमा दायर करते हो। आप जा साहब एक सवाल का मेरा जवाब दीजिए, अगर रामपुर में ये सब कुछ हुआ तो क्या वजह थी कि मैनपुरी में ये सब कुछ नहीं हुआ? मैनपुरी में क्यों समाजवादी पार्टी को जीतने दिया गया? क्यों? आप मुझसे पूछ रही हैं। आप ही से पूछ रही हो कि अगर रामपुर में जानबूझकर आपको हराया गया सबकी मिली भगत से, तो देखिए उसका सबसे बड़ा जो रीजन है, रामपुर में अभी आपके पत्रकार केपी साहब थे, वो कह रहे थे कि 80% मुस्लिम आबादी है। ये देश में, प्रदेश में मुस्लिम वर्सेस हिंदू चल ही रहा है, ये इनका मेन एजेंडा है। तो ये भाजपा के लोग, भाजपा में बैठे सरकार ने, भाजपा के लोग, भाजपा के एसपी, भाजपा के डीएम, भाजपा के कमिश्नर, भाजपा के एसओ, भाजपा के सीओ, ये जानते थे कि मुस्लिम वोट जाएगा तो आसिम रजा को देगा, और इसीलिए मुस्लिम वोटरों को वोटर तक, बूथ तक पहुंचने नहीं दिया गया। लाठी मार के बताइए। कल मैं एक क्लिप देख रहा था जहाँ महिलाओं को गाली देके, मैं बोल नहीं सकता हूँ आपके चैनल पे, गाली देके एक पुलिस अधिकारी है जो लाठी लेके दौड़ा के भगा रहा है। यहाँ तक छोड़ दीजिए, हम कह रहे हैं यहाँ तक करने के बाद वोटिंग मतगणना जो है, वोटिंग प्रतिशत घटने के बाद जो आज उन्होंने किया है जिस हिसाब से, ये साफ दर्शाता है कि खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। जैसे ऐसा लग रहा है कि आदित्यनाथ योगी जी हार गए हैं, या गुजरात में इतने भयंकर जीतने के बाद मोदी जी, अमित शाह जी हार गए हैं। इस हिसाब से लगाया गया डीएम को आज 2 घंटे पहले। तब जब 7,000 वोट से आसिम रजा आगे चल रहे थे, उसके बाद 2 घंटे के बाद आप जीत गए। ये कौन सा साइंटिफिक रीजन हो गया भाई? आप आने देते ना बाहर चीजों को। तो
मैं ये कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी तीनों सीट जीती है, तीनों सीट जीती है। ठीक है, हम कागज पे हार गए हैं, बट जनता के दिलों में, लोगों के दिलों में और भारतीय जनता पार्टी के दिलों में हमने जीत दर्ज की है। ये अपनी हार वो स्वीकार कर चुके हैं। आने वाला 2024 और 2027 भाजपा गुजरात बचा लेने से 24 बचाने वाले नहीं है। ये आप लिख लीजिए। लोग समझदार हो चुके हैं, भाजपा के वोटर, भाजपा के सपोर्टर सब समझदार हो चुके हैं। जब 200 रुपए का तेल। केपी सिंह साहब, जिस तरह से झा साहब कह रहे हैं कि रामपुर में तो देखिए डीएम भी घुस गए अंदर और खबरें नहीं आने दी गई, रामपुर में हरा दिया गया मिली भगत से, पूरा का पूरा प्रशासन लग गया समाजवादी पार्टी को हराने में। तो क्या आपको नहीं लगता अगर पूरा प्रशासन रामपुर में एकजुट हो सकता है तो मैनपुरी में भी तो हो सकता है? मैनपुरी में अगर हरा देते इसी मिली भगत से, जो आरोप समाजवादी पार्टी के नेता लगा रहे हैं, अगर इस तरह से इसी तरह की मिली भगत मैनपुरी में कर दी जाती तो वो तो और लाउड एंड क्लियर मैसेज जाता जनता के पास। नहीं, मैनपुरी में वो नहीं कर सकते। देखिए, जो रामपुर में अगर वो करेंगे तो रामपुर में एक मुस्लिम नेता के खिलाफ माना जाएगा, तो उससे तो जो हिंदू वोट, जो समाजवादी को वोट में चल रहा है, सब एकजुट हो गए। आज भी शिवपाल यादव जी वहाँ डटे हुए थे, पूरा परिवार। चाहिए भाजपा को वो काम वो मैनपुरी में नहीं कर सकते थे। मैनपुरी में पूरे देश भर में यानी केपी सिंह साहब आप ये मान रहे हैं कि रामपुर में डीएम ने मिली भगत करी है, प्रशासन ने मिली भगत करी है और हरवाया है समाजवादी पार्टी को? रामपुर में मैं मौजूद नहीं हूँ, लेकिन रामपुर में प्रशासन का रवैया संदिग्ध रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं शुरू से ही। और मतलब बेनी एक तरफा दिखाई देता रहा है, तो हो सकता है कि किया हो, लेकिन मैं दावे के साथ ये नहीं कह सकता। पर मैं ये कह सकता हूँ कि रामपुर में जिस ढंग से वो काम कर रहे थे वो मैनपुरी में नहीं कर सकते थे, क्योंकि देश के कई राज्यों में यादवों का वोट तो बीजेपी को ही ज्यादा मिलता है। वहाँ समाजवादी पार्टी मुकाबले में नहीं है, तो यादवों पे उसका पूरा बुरा असर हो सकता था। भारतीय जनता पार्टी को उसका देश में और प्रदेश में भी उसका नुकसान होता। प्रदेश में भी अब यादवों का एक अनुपात भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करने लगा है, तो उस पर नुकसान हो जाता था। तो मैनपुरी में वो काम वो कैसे कर सकते थे जो रामपुर में कर सकते थे? रामपुर में तो करने से, रामपुर में अगर वो कोई जाति करवाते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि करवाई ही है उन्होंने, मैं दावे के साथ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर वो करवाते हैं तो उससे तो वो जो हिंदू ध्रुवीकरण से संवेदित होने वाला मतदाता है, आज का जो माहौल है उसमें वो लोग तो खुशी होंगे नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी का तो उससे तो आधार बढ़ेगा, ध्रुवीकरण बढ़ाने में भारतीय जनता पार्टी को मदद मिलेगी, उससे तो फायदा होगा भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक। तो यानी मिली भगत की गुंजाइश है? मिली भगत की पूरी गुंजाइश है और 100% चुनाव को ये सरकार भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व अगर मिली भगत करके सरकार के साथ अगर चुनाव न लड़े तो ये कोई चुनाव नहीं कर सकता। प्लीज आप थोड़ी सी गरिमा रखिए डिबेट की सर। जी केपी सिंह जी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल झा साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। केपी सिंह साहब, हम चर्चा को आगे जारी रखते हुए अब थोड़ी बात गुजरात की अगर कर ले। गुजरात और हिमाचल में जो तस्वीर निकलकर सामने आई है, गुजरात में और हिमाचल में ये एग्जिट पोल्स में नजर आ रहा था कि गुजरात में बीजेपी और हिमाचल में कांग्रेस पार्टी आ सकती है, लेकिन जो आंकड़े नजर आ रहे थे एग्जिट पोल में, असल में जब नतीजे आए तो उससे काफी अलग थे। हार और जीत तो वही थी, लेकिन नतीजे काफी अलग थे। और जो गुजरात में बीजेपी ने कर दिखाया है, देखिए 157-158 के आंकड़े को छूती हुई दिख रही है अभी तक। तो ये 182 में से अगर आप 155 से ऊपर सीट ला रहे हैं तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है, ये अपने आप में बहुत अविश्वसनीय है। वो जैसे दिल्ली में आपकी जीत हुई थी, वो बहुत भारी अंतर से, उसी तरीके से सुपड़ा साफ जिसको कहते हैं, विरोधियों का सुपड़ा साफ हो गया वहाँ गुजरात में। लेकिन विरोधियों का सुपड़ा साफ होना क्या लोकतंत्र के लिए, एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सही है? नहीं, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सही नहीं है, लेकिन मतलब विरोधी को कम से कम इतना तो मजबूत हालत में होना ही चाहिए कि एक विधानसभा के अंदर डिबेट में सरकार पर अंकुश रखने का काम कर सके। लेकिन वो एक तरफा इसलिए हो गया, एक तो प्रधानमंत्री ने अपनी प्रतिष्ठा दांव पे झोंक दी, तो लोगों को लगा वहां तो गुजराती गौरव का प्रतीक है नरेंद्र मोदी जी, तो उन्हें लगा कि गुजराती गौरव जी को नुकसान पहुंचेगा, गुजराती गौरव आहत होगा, कहीं का कुछ हो जाए। और कुछ वातावरण ऐसा बना रखा था
दूसरा ये कि कांग्रेस ने तो एक तरीके से बाक ओवर दे रखा था। कांग्रेस ने तो वहाँ चुनाव लड़ा ही नहीं, वहाँ पे राज्य नेतृत्व के भरोसे छोड़ दिया गया था। और तमाम सारी वहाँ पे तो कई लंबे समय तक कोई स्थायी अध्यक्ष नहीं कांग्रेस ने बनाया अपना। तो एक तरीके से कांग्रेस ने बाक ओवर दे चुका था। और आपका तो पहले से शुरू से ही समझ में आ रहा था कि आप अपना मत प्रतिशत तो बढ़ा सकती है, लेकिन वो मत प्रतिशत उस वहां तक नहीं ले जा सकती कि वो सीटों में कन्वर्ट हो सके। तो लेकिन वो मत प्रतिशत बढ़ने से बजाय भाजपा के नुकसान होने के कांग्रेस का नुकसान हुआ। और जहां पर मोदी जी ने अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगा दी और उन्होंने कह दिया कि अगर आप अगले प्रधानमंत्री के रूप में फिर से मुझे देखना चाहते हैं, तो गुजरातियों में बड़ा जबरदस्त उसका असर हुआ। और वहां मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा भी नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करती है, तो वो भी विरोधियों के प्रतिकूल स्थिति थी। इसलिए ये परिणाम आए, आशातीत परिणाम थे। मैं तो समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को भी इतना प्रचंड बहुमत मिलने का अनुमान नहीं था। और जिस ढंग से वहाँ पे लगातार अमित शाह साहब ने कैंप किया और 50 किलोमीटर लंबा रोड शो निकाला मोदी जी ने, तो उससे लग रहा था भारतीय जनता पार्टी की ये धारणा बन रही थी कि भारतीय जनता पार्टी अहमदाबाद की पूरी 16 विधानसभाओं से गुजरा था उनका वो रोड शो। और ये कहा भी जाता है, तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका ये मानना भी है कि गुजरात में आप बड़ा प्रदर्शन अगर करते हैं तो वो आपकी पार्टी के लिए फायदेमंद साबित होता है। ये देखा गया है गुजरात के चुनावों में कि आपको प्रदर्शन, आपकी रैलीज, आपका प्रचार प्रसार जो है वो बड़ा होना चाहिए, लार्ज स्केल होना चाहिए। जी नहीं, ये भी एक बात है। तो कांग्रेस जो मुख्य प्रतिद्वंदी दल था, उस मुख्य प्रतिद्वंदी दल में तो बड़ा क्या, छोटा भी नहीं किया। वो तो इतना उदासीन भाव से चुनाव लड़ रहे थे कि वो पहले दिन से ही कई मुकाबले में नहीं रह रहे थे। वो बहुत पहले से वो वहाँ ढलाई में, गुजरात में ढलाई भरते हुए थे। गुजरात में कोई मुकाबला बहुत पहले से मुकाबले से बाहर हो चुके थे, चुनाव की घोषणा होने के काफी पहले से। और लेकिन ये अखबार कुछ केपी सिंह साहब, एक चीज आप मानेंगे कि गुजरात में जो प्रदर्शन, जो प्रचार प्रसार किया भी गया कांग्रेस की तरफ से, वो बैकफायर कर गया कहीं ना कहीं। क्योंकि देखिए पिछली बार जो बात हुई वो नीच शब्द का इस्तेमाल किया गया। इस बार 2022 में जब प्रचार प्रसार हुआ तो आप औकात की बात कर रहे हैं, आप रावण और भस्मासुर तमाम चीजों को बीच में लेकर आ रहे हैं। तो इस तरह के जो बयान है, इसका फायदा उठाना बीजेपी की जो मशीनरी है उसको बहुत अच्छी तरीके से आता है। प्रधानमंत्री ने तुरंत औकात वाले बयान के बाद प्रधानमंत्री ने तुरंत एक मार्मिक अपील करी और कहा कि गुजरात का बेटा हूं और मेरी औकात की बात कही जाती है। तमाम तरीके के बयान प्रधानमंत्री ने भी दिए। और बीजेपी की जो मशीनरी है, खासकर जो सोशल मीडिया को हैंडल करती है, बिल्कुल भी देर नहीं लगाई इसको भुनाने में। हाँ, भारतीय जनता पार्टी इसको भुनाने में हमेशा सफल रही है। और कांग्रेस का नेतृत्व इस बात के लिए सतर्कता बरत रहा था। अब लेकिन कांग्रेस में का नेतृत्व क्या करे जब उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के मुंह से ही की जुबान फिसल गई। तो क्या करें, वो तो सबक ले चुके थे चौकीदार वाले बयान का, मणिशंकर अय्यर के बयान का, उससे सबक लिया था। और कांग्रेस ही संभल के वहां पे राहुल गांधी और सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ये कह रहे थे कि सारे नेता संभल के बोलेंगे, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब इतने सीनियर होते हुए भी उनके मुंह से ये बात निकल जाएगी। और उसका बिल्कुल आप सही कह रही हैं, उसका बहुत बुरा असर हुआ। और उससे जो है आखिरी चुनाव के आखिरी दौर में और ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में समर्थन बढ़ा। अच्छा सर, गुजरात में जो चुनाव हुए इसमें आम आदमी पार्टी को आप कहां पर देखते हैं? देखिए, पहले तो ये कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में दूसरे नंबर की लड़ाई है, लेकिन अब जब रिजल्ट सामने आए हैं तो ऐसा लग रहा है आम आदमी पार्टी के लिए दूसरे नंबर की लड़ाई तो नहीं, लेकिन हाँ, राष्ट्रीय पार्टी बनने की राह साफ हो गई है। 6% से ऊपर तो वोट मिल ही रहा है आम आदमी पार्टी को, मिल रहा है। और अरविंद केजरीवाल ने वहाँ पूरी मेहनत की, उसको थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी विचलित भी हुई थी, इसीलिए एमसीडी के चुनाव उन्होंने बीच में ही करा दिए थे ताकि उनको बटे। लेकिन वो उनके लिए फायदेमंद साबित हुआ भारतीय जनता पार्टी के लिए। उसने कांग्रेस का ही वोट काटा, खासतौर से मुस्लिम वोट में शहद लगाने का काम किया। आम आदमी पार्टी लाभान्वित हुई है। आम आदमी पार्टी का तो पंजाब में भी यही हुआ था। पहली बार में उन्होंने कुछ अपना मत प्रतिशत बढ़ाया था, लेकिन दूसरे प्रयास में उनको सरकार बनाने में सफलता मिल गई थी। तो गुजरात में कहीं आगे चल के ये स्थिति न हो जाए, भले ही वो गुजरात इतना मजबूत गढ़ है भारतीय जनता पार्टी का कि वो वहां पे गुजरात में
भारतीय जनता पार्टी को रिप्लेस भले ही ना कर पाए, लेकिन कहीं ये ना हो कि कांग्रेस तीसरे नंबर पे गुजरात में चली जाए और आगे चल के दूसरे नंबर की बड़ी शक्ति मुख्य प्रतिद्वंदी दल के रूप में आप अपने आप को स्थापित कर ले, तो आपकी ये भी सफलता एक बड़ी सफलता होगी। जी, कहीं ना कहीं आप ये मानेंगे कि जिस तरह से कांग्रेस का वोट प्रतिशत घटता चला जा रहा है, जो वोट शेयर है घटता चला जा रहा है, कांग्रेस को वाकई ये भारत जोड़ो यात्रा हो, चाहे खड़गे साहब का मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का अध्यक्ष बनाया जाना हो, ये कुछ भी बचा नहीं रहा है कांग्रेस के लिए, के हित में तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस को और मंथन की जरूरत है, रिवाइव करने की जरूरत है। राहुल गांधी तो अपना कद जो है इस फिराक में लगे हुए हैं, वो अब जो है सत्ता में पहुंचने का या उसका वो फिराक में लगे हुए हैं कि हमारा कद तो महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण जी जैसा कुछ हो जाए। हाँ। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि सोनिया गांधी लगातार इस दुविधा में भी रहती है कि कहीं अगर हम पार्टी चलाने के लिए ऐसे सशक्त हाथों में पार्टी को न सौंप दें कि वो हमारा उस पर नियंत्रण ही नहीं हो जाए, हमारा रिमोट कंट्रोल से पार्टी, हमारा रिमोट कंट्रोल ही फेल हो जाए और वो अपने स्वतंत्र रूप से काम करने लगे। तो उन्होंने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव तो करवाया, क्योंकि राहुल गांधी बिल्कुल अनुच्छिक हो गए थे, किसी कीमत पे मानने के लिए तैयार नहीं थे सोनिया गांधी के तमाम प्रयासों के बावजूद भी, लेकिन उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया। उन्हें किसी युवा को, सचिन पायलट को या किसी दूसरे और युवा को और ऊर्जस्वी युवा को अगर वो बागडोर मतलब सौंपने का सोच थी तो मेरे ख्याल में संगठन खड़ा हो सकता था मजबूती के साथ। अब इस उम्र में मल्लिकार्जुन खड़गे जो संगठन को जितनी मेहनत की जरूरत है, शून्य पे पहुंच गया संगठन कई राज्यों में, तो वो मल्लिकार्जुन खड़गे वो काम नहीं कर सकते, उनकी अपनी सीमाएं हैं। दलित कार्ड भी उन्होंने खेलने की कोशिश की पंजाब के मुख्यमंत्री के मामले में और इस मामले में भी, लेकिन उनका दलित कार्ड भी मल्लिकार्जुन के खड़गे के चेहरे से नहीं चल पा रहा, उससे कुछ हासिल नहीं हो रहा सिवाय इस बात के कि सोनिया गांधी इस बात का प्रतीक्षा करें कि एक दिन राहुल गांधी कटिबद्ध हो जाए सत्ता पाने के लिए। और राहुल गांधी का जो हर एक का एक मिजाज अलग होता है, उनका मिजाज स्पष्ट हो चुका है कि दार्शनिक टाइप का उनका मिजाज है, वो सत्ता के लिए जैसी कटिबद्धता की जरूरत है, वर्चस्व के लिए जैसी कटिबद्धता की जरूरत है, राहुल गांधी वैसी कटिबद्धता कभी नहीं दिखा पाएंगे। हाँ। इसलिए उन्हें अध्यक्ष बनाना है। शायद यही वजह है कि आखिरकार जो प्रियंका गांधी कहा करती थी कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगी, उनको आखिरकार राजनीति में उतरना पड़ा है और कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी की छवि उनमें कार्यकर्ता देखें, ये कोशिशें भी लगातार की गई। हाँ, नहीं, लेकिन उनके मामले में भी सोनिया गांधी खुद ही दुविधा में रहती हैं। हाँ। वो मतलब इटली की एक महिला होते हुए भी उनका तो भारतीय महिला जैसा चरित्र, भारतीय माँ जैसा चरित्र उनका दिखाई देता है। हाँ। वो तो पता चला कि अपने बेटे के प्रति उनकी अनुरक्ति है, आखिरी तक बेटे के प्रति उनका मोह है, तो वो प्रियंका गांधी को भी उतना नहीं आगे बढ़ने देना चाहती, अवसर नहीं देना चाहती। ये उनकी तमाम जो मनोवैज्ञानिक कमजोरियां हैं इस पार्टी पे बुरा असर डाल रही है। पार्टी का तो उन्होंने अब उन्हें तय करना पड़ेगा कि अगर पार्टी बचानी है तो जो संगठन सशक्त ढंग से चला सके उसके हाथ में ऐसा नेतृत्व ढूंढे, भले ही वो स्वतंत्र रूप से अपने को स्थापित कर ले। अब इस जोखिम को भूल जाना होगा। भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी ने बेशक अपनी छवि बहुत अच्छी बनाई है, वो भले ही वोटों में कन्वर्ट हो या ना हो, लेकिन अगर वो ये अगर इसी रास्ते पे निकल पड़े तो ये रास्ता भी ठीक है। इससे कम से कम वो एक बाहर रह के और कांग्रेस का एक नैतिक नियंत्रण का काम कर सकेंगे, पूरी राजनीतिक व्यवस्था पर एक नैतिक नियंत्रण का। तो जो उनको मन मर्जी में उनको जो अच्छा लग रहा है, जो उनकी मर्जी, उसके हिसाब से उनको काम करने दीजिए। पार्टी संगठन चलाने के लिए किसी दूसरे को अगर आप परिवार के बाहर नहीं जाना चाहती तो आप प्रियंका गांधी के ही हाथ में नेतृत्व सौंप दीजिए, लेकिन ये इससे डमी अध्यक्ष बनाने से काम चलने वाला नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे अभी तक डमी अध्यक्ष साबित हो रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया केपी सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। जी धन्यवाद। तो केपी सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। वो बता रहे थे कि किस तरह से गुजरात की अगर बात की जाए तो गुजरात में बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के ये जो आंकड़े हैं ये दरअसल क्यों आए हैं, क्या वजह रही कि गुजरात में बीजेपी ने इस कदर क्लीन स्वीप किया है, जो कि शायद बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि 155 के पार हमारा यह आंकड़ा रहेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर हम बात करें किस तरह से मैनपुरी में
समाजवादी पार्टी जीती है और रामपुर में उधर जो है समाजवादी पार्टी हार गई, उसको लेकर भी हमने चर्चा करी। बहरहाल तमाम और अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन जनता का जो आदेश है वो लगभग साफ हो चुका है। क्या कुछ जनता के मन में है, फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़।